की गई राजा शुद्धोधन की राजधानी में, और वो लेकर के जो रेलिक्स थे वो अपने लेकर के गए, और वो हांगकांग में ऑक्शन हो रहा था। इस सरकार के पहल से वो गौतम बुद्ध की अस्थियां सब वापस आई हैं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहता हूं कि उस आधार पे क्या गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है 29 वर्ष जहां पे रहे हैं पिपरहवा कपिल वस्तु, उसको विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को में शामिल करने पे विचार करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह गई। अभी रसिया गया था वो जो खुदाई में मिला था, अभी भूटान प्रधानमंत्री जी लेके गए थे। मैं जवाब चाहता हूं उसके माध्यम से। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य का धन्यवाद करता हूं, और मैं सदन के सभी सदस्यों को भी आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से भारत की एक देश की तरह बहुत बड़ी सफलता थी कि हम अपने भगवान बुद्ध के अवशेष, अस्थि अवशेष और उनको समर्पित किए गए रत्न, ऐसे रत्न जो खुदाई में आज से 128 साल पहले निकले थे और जिनको 2 हिस्सों में विभक्त करके एक हिस्सा जो है खुदाईकर्ता को दे दिया गया था, उसको भारत सरकार पे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके प्रयास के चलते हुए हम भारत लाने में कामयाब हुए। मैं आपके माध्यम से सब सदस्यों से आग्रह करता हूँ, उसको लेकर के हमने एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन जो है वो यहाँ किला रायपिथौरा में कुतुब कॉम्प्लेक्स में बनाया है। एक बार जहाँ, क्योंकि वो पूरा ट्रेजर जो मिली थी 127 साल पहले, वो भारत न केवल लौटी है अपितु उसका शेष हिस्सा, जो आधा हिस्सा इंडिया म्यूजियम में लॉकर्स में रखा हुआ था, उन दोनों को जोड़ करके हमने एक सुंदर एग्जीबिशन बनाया। आप सब लोग वहां पर पधारें, देखने के लिए जाएं। यदि किसी भी तरह के असिस्टेंस की आवश्यकता है, मुझे मेरे कार्यालय को सूचित करेंगे तो हम आपको वहां फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब तक जितने भी लोग वहां जाकर के आए हैं, उनके मन में भारत के प्रति एक गौरव का बोध उसको देख करके हुआ है। आप सबका वहां पर हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि क्या उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाएगा, उसकी एक प्रक्रिया है। माननीय सदस्य का सुझाव है, निश्चित रूप से उस पर हम प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, इतना मैं आश्वस्त माननीय सदस्य को करना चाहता हूं। लेकिन उसे आगे ले जाने में, क्योंकि टेंटेटिव लिस्ट बहुत लंबी है, अब तक लगभग 70 के आसपास टेंटेटिव लिस्ट में, और हम एक साल में एक ही असेट को क्योंकि एंडोर्स कर सकते हैं, उसको एनक्रिप्ट करा सकते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। माननीय मंत्री जी से सहमत हूं कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन धन्यवाद में कंजूसी क्यों? क्या माननीय मंत्री जी को और माननीय सांसद जी को किसी और का भी धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जब भगवान बुद्ध के इतना पुरानी लौट के आई है? किसी और को भी धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। नहीं, मैं तो उसको लाने में जितने लोगों ने भी सहयोग किया, मैं पूरा एकदम, मैं उसमें सहयोग किया है, उसके लिए धन्यवाद देंगे क्या माननीय मंत्री जी? मैं माननीय सदस्य के और सदन के लिए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष का चाबुक मेरे कमर पे था कि जल्दी से मैं समाप्त करूं, मैं डरते डरते उनकी तरफ देखते हुए बोल रहा था, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने माननीय सदस्य ने कहा, ये रेस्टिट्यूशन ऑफ भगवान बुद्धा रेलिक्स जो हुआ है, इसने भारत में एक नए मॉडल की स्थापना की है। जब भारत सरकार निरंतर साउथ बीच के साथ में बात कर रही थी, हमने उसके लिए एक जो है पीपीपी पे एक एग्रीमेंट किया गॉडरेज समूह को, जिसको हमने उसके उद्घाटन के समय पर भी सम्मानित किया और उसके बाद में भी सम्मानित किया। मैं धन्यवाद करता हूं गॉडरेज समूह का यहाँ खड़े होकर के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि उन्होंने सिर्फ एक कॉल पर उन्होंने अपने जो है कोष में से पैसा देकर के भारत के इस कल्चरल प्रॉपर्टी के रेस्टिट्यूशन के लिए सहयोग किया। ये केवल एक काम नहीं था या केवल एक घटना नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत है जहां हम मिलकर के इस तरह के विषयों पर काम कर सकते हैं। सरकार और समाज दोनों मिलकर के यदि काम करें तो हम और बेहतर तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 322 श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। दूसरा नाम श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरे नहीं, पहले प्रश्न पूछ लें आप।
क्वेश्चन नंबर बोलते हैं। क्वेश्चन 322। माननीय मंत्री महोदय, Sir, a reply is laid on the table, sir. माननीय ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली जैसे आदिवासी और जनजाति बाहुल्य संघ राज्य क्षेत्र में इस योजना के माध्यम से 175 उद्यमियों को विशेष रूप से महिलाओं को बड़ा सहारा मिला था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब यह योजना महिला और आदिवासियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में इतनी प्रभावी सिद्ध हो रही थी, तो उसे मार्च 2025 के बाद बंद करने का क्या कारण है? क्या सरकार इस योजना को पुनर्जीवित करने या उसकी तर्ज पर किसी नई रियायती ऋण योजना पर विचार कर रही है? और जिन युवाओं और महिलाओं के ऋण आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरणों में थे, वे इस योजना समाप्ति के कारण अधर में न लटके, उसके लिए बैंकों को क्या निर्देश दिए गए हैं? और क्या सरकार उन्हें निरंतर अवसर प्रदान करने हेतु कोई ठोस और समयबद्ध कदम उठाएगी, ताकि हमारे स्थानीय युवाओं की प्रगति का पहिया न थमे और उन्हें स्वरोजगार के लिए किसी अन्य विकल्प की तलाश में भटकना ना पड़े? Honorable Speaker, sir, I appreciate the question from the honorable member. Yes, this scheme was up to 31/3/2025. It was announced in the budget that it was extended, and subsequently with the extension it had to end on 31st March 2025. But let me inform the member that learning lessons from the scheme, which had run till 31 March 2025, with the studies which were done by Niti Aayog and others, this scheme is being redrafted, and sooner the cabinet will be given a proposal with which we'll launch a new scheme to continue with this stand-up which benefited SC, ST and women all over the country wherever there is a bank branch. श्री सुधाकर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत जो 1 करोड़ तक लोन लेने की जो सीमा निर्धारित की गई है, क्या माननीय मंत्री जी इस योजना में 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ तक इसको लोन देने की अगर प्रक्रिया, और ख़ास तौर से आकांक्षी जिलों में जहां रोजगार की संभावना बहुत कम है, वहां नए रोजगार पैदा हो सकें, इसके बारे में विभाग का कोई योजना है? सर, जैसे मैंने बताया, ये स्कीम 1 लाख करोड़ तक जो सीमित लोन्स देते थे, ये तो 31/3/25 के दिन ख़त्म ही हो गया, और हम नया स्कीम अभी तैयार कर रहे हैं। उसमें हम वेरियस ऑप्शंस देख रहे हैं, पता नहीं क्या कंक्लूजन में आएंगे, कैबिनेट के अप्रूवल भी लेना होगा। इसीलिए मैं माननीय सदस्य का सुझाव